चलिए सबको गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी की पढ़ाई सही चल रही होगी। दीज आर टफ टाइम्स नन द लेस, बट फिर भी क्या है कि अपने लाइफ को क्या है कंटिन्यू करना, सब कुछ चलना है वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। एक दूसरे की हेल्प करते रहनी है और क्या है अपनी लाइफ को किसी तरह से वापस पटरी पे लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो को लेके कमेंट कर देना तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। ऑडियो ओके ही रहना चाहिए बट फिर भी। और हमने क्या है ना, वो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला है उसमें आंसर अपडेट किया है, दोनों दिनों का कर दिया अपडेट। ठीक है, यानी पहले दिन का जो सेशन था वो भी और जो दूसरे दिन का सेशन है वो भी अपडेट कर दिया है। ठीक है, और मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन आई होप सभी को पहचान में आता होगा कि हम लोग जब बोलते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जैसे ये वाला सॉरी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है ना कि सारा पीडीएफ डाले रहते हैं हम लोग, जो भी मटेरियल आपको मिलना होता है ना वहाँ पड़ा रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कमर है तो उसको हम बस एक बार आइडिया दे दें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीडियो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वहाँ से क्या है ना, जैसे आप देखिएगा यह जो फाइल है, यह जो नेम है ना चैनल का, चैनल के नेम के नीचे का जो पोर्शन है इसी को वीडियो डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, यहीं पे जब आप क्लिक करेंगे तो मतलब इसी में ऊपर में या फिर नीचे में, यहाँ तो ऊपर में पड़ा हो, कहीं पे हो सकता है नीचे में हो, आपको गूगल ड्राइव पे जो पीडीएफ है उसकी लिंक रहती है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम अपनी वीडियो खुद से भी लाइक करते हैं, 42 हो गया। तो इसी को कहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन, और इसी में आपको क्या है फाइल मिल जाएगी। तो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 क्लासेस हुई हैं, दोनों का वहाँ पे क्या है क्वेश्चन आंसर दोनों डाल दिया गया है, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। बफर हो रहा है बच्चा, अभी तो हमने वीडियो आपको चला कर दिखाई ना। बफर हो रहा है बस वही 240p पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बफर का एकमात्र कारण है नेट का इशू। शाम के वक्त में हर जगह नेट का इशू रहता है, तो आप बस क्या कर लीजिए ना 240p पे चलाइए वीडियो को। 240p हम बता देते हैं ये भी आपको एक बार। ठीक है, आई विल गाइड यू थ्रू दैट। आप क्या कर सकते हैं ना कि किसी भी वीडियो को क्या है कि हमेशा लो क्वालिटी पे भी चलाइएगा, ये सारी वीडियोस क्या है चल जाएंगे। यहाँ पे जाइएगा सेटिंग में, ये 480 पे चल रहा है, आप इसको 240 भी कर सकते हैं। ठीक है, 240 तक में आपको विजिबिलिटी प्रॉपर रहेगी छोटे डिवाइसेस पे, और आपका डेटा क्या है कम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, फिर आपको क्या दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। जिनको भी बफर हो रहा है वो थोड़ा आप क्या कर लो, क्वालिटी 240p कर लो, तो आपको बफर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए क्लास आज का। पहले पार्सिंग से शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा ना कि कई सारे एपिग्राम्स की बात हो रही थी। ठीक है, हमारा जो राइटर है वो कई सारे एपिग्राम्स हमारे लिए यूज़ कर रहा था। एपिग्राम क्या होता है, किसी भी कहावत को, किसी भी एडेज को, किसी भी प्रोवर्ब को आप क्या करते हैं, अगर उसका फ़नी इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उसकी मीनिंग को थोड़ा क्या कर देते हैं, मीनिंग को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं कि वो थोड़ा फ़नी हो जाए, तो इसी को कहते हैं एपिग्राम। तो उसमें हर चीज़ की परिभाषा उन्होंने बताई थी अपने ढंग से। सिंपथी की अलग बताई थी, एक्सपीरियंस की अलग बताई थी। ठीक है, वेल बैलेंस्ड पर्सन किसको कहते हैं उसकी अलग बताई थी। अब वो बता रहे वरी यानी चिंता की परिभाषा, की चिंता क्या होती है। ठीक है, तो जिसको भी बफर कर रहा है ना, बस वो आप क्या कीजिए क्वालिटी को लो कर लीजिए, आपको बफर नहीं करेगा। ठीक है, क्वालिटी को लो कर लीजिए, 240 360p काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए देखा जाए, तो यहाँ पे है आपका वरी। ठीक है, तो पहला है, तो वरी नाउन है, इसकी डेफिनेशन बताई जा रही है, द इंटरेस्ट पेड ऑन ट्रबल बिफोर इट कम्स ड्यू। तो द इंटरेस्ट, द आपका आर्टिकल हो गया, इंटरेस्ट आपका नाउन हो गया, पेड वर्ब का दूसरा रूप हो गया, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑन ट्रबल पार्टिसिपल ही कहिए, भी3 कह सकते हैं आप। ठीक है, पास्ट फॉर्म है, दैट इज़ पेड यानी द इंटरेस्ट दैट इज़ पेड। देखिए
द इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, तो थोड़ा मोटा पेन ले लेते हैं, तो इसी के ऊपर में ओवर राइट करके आप वो बता देंगे। वहाँ पे हमने V3 इसलिए किया, देखिए अगर यहाँ पे है द इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता तब ये V2 होता, जबकि इंटरेस्ट पे किया जाए तो इंटरेस्ट इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, तो अगर वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो एक्चुअल वाक्य ऐसा होना चाहिए था, द इंटरेस्ट दैट इज़ पेड, वह इंटरेस्ट जो कि चुकाया जाता है। द इंटरेस्ट पेड का मतलब है द इंटरेस्ट दैट इज़ पेड, इसलिए उसको V2 को काट के हमने क्या है V3 कर दिया है, इसलिए V2 को काट के हमने V3 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे के साथ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पे का जो वर्ब का दूसरा रूप होता है, गुड इवनिंग आशीष, और तीसरा रूप दोनों सेम होता है। बट कई जगहों पे आपको दिक्कत हो सकती है जहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा कि नहीं, ये V3 ही है। ठीक है, चलिए ऑन ट्रबल, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, और ट्रबल आपका नाउन है। सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानते कैसे हैं? सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानते कैसे, चलिए ठीक है, चलिए आप में से कितने लोगों को दिक्कत है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने में? पहले तो एक सिंपल लॉजिकल तरीका देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ लॉजिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर अ सेंटेंस इज इन एक्टिव। जैसे यहाँ पे हमने लॉजिक के आधार पे पकड़ा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था। चलो, तो अगर वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट प्रधान है, सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। और अगर वाक्य आपका पैसिव वॉइस में, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से शुरू होगा जिसके साथ काम हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देंगे, ठीक, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। तो वाक्य स्टूडेंट शब्द से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? स्टूडेंट शब्द से। और इस वाक्य में जो वर्ब हम यूज़ करना चाहते हैं वो टीच। क्या यूज़ करना चाहते हैं? टीच। ठीक है, तो एक वाक्य हम लिखना चाहते हैं, वाक्य में जो पहला शब्द है वो हम स्टूडेंट यूज़ करना चाहते हैं, और उस वाक्य में जो हम वर्ब यूज़ करना चाहते हैं वह टीच, और उसमें एक और शब्द जो हम यूज़ करना चाहते हैं टीचर। ठीक है, और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट पहले लिखें हम। तो आप गेस करके बताइए कि अगर यह वाक्य कभी हम लिखेंगे तो एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा या पैसिव वॉइस में? पढ़ा देंगे, वॉइस हम एक दिन पढ़ा देंगे, बट एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको। तो बताइए कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा या पैसिव वॉइस में? ठीक है, एक वाक्य हम लिखना चाहते हैं, उस वाक्य में 3 एलिमेंट्स हैं, एक आपका सब्जेक्ट है, एक आपका वर्ब है और एक आपका ऑब्जेक्ट है। हम चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट हो स्टूडेंट, मतलब वाक्य की शुरुआत स्टूडेंट से हो, और वर्ब हम उसमें यूज़ करना चाहते हैं टीच। अभी ये स्ट्रक्चर नहीं, हम इस शब्द बता रहे हैं, उसको काट के फिर हम लोग यूज़ करेंगे। और हम चाहते हैं वाक्य का जब अंत हो तो टीचर से। तो अगर यह वाक्य कभी हम बनाएंगे तो यह एक्टिव वॉइस में होगा या फिर पैसिव वॉइस में, यह बताइए। तो शहबाज का कहना है पैसिव में, आर्यमान का कहना है पैसिव में, रंजन का कहना है पैसिव में, और विकास, बाकी लोगों का कहना है कि एक्टिव में। नहीं, ये वाक्य जब भी होगा तो पैसिव में होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैसिवस एक शब्द होता है, पैसिवस का मतलब होता है सफरर। अब यहाँ पे शब्द सफरर होता है, सफरर का मतलब होता है जो परेशान हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे सफरर का मतलब है जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है। और एक्टिवस मतलब होता है समवन हु इज़ डूइंग द जॉब, जो डूअर है। ठीक है, अब ग्रामर बताएंगे रवि, थोड़ी भीड़ होने दीजिए आप। कुछ देखिए क्या ना, फिजिबिलिटी होती है, फिजिबिलिटी समझते हैं ना? जैसे कि इफ़ अ टीचर वांट्स टू टीच ऑनलाइन, इफ़ अ टीचर वांट्स टू टीच ऑनलाइन, तो एक ख़ास संख्या होती है जो वो चाहता है कि इतने बच्चे हों तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जा सकता है। अ टीचर कैन टीच ऑनलाइन, बट अभी उतनी संख्या नहीं पहुंची है, सो लेट अस टेक सम टाइम, थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप होने देते हैं। मोमेंटम जब बिल्डअप हो जाएगा तब शुरू करेंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। हमारा कोर सिलेबस 100% 4 महीने का है, जिसमें 1.5 महीने हम प्रैक्टिस कराते हैं, यानी 2-2.5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है। सो डोंट बॉदर, जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। ठीक है,
आप जैसे ही आइएगा, जैसे क्लास ख़त्म होगी ना, मतलब ये लॉकडाउन अगर नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग तो क्या करेंगे ना, ग्रामर ऑनलाइन शुरू करेंगे, बट तब तक वेट कर लीजिए, ठीक है। तो पैसिवस का मतलब होता है सफरर, एक्टिवस का मतलब होता है डूअर। तो यहाँ जो काम था टीच था, काम था हमारा टीच, मतलब काम हो रहा था पढ़ाने का, ठीक है। तो आप बताइए इस काम के लिए स्टूडेंट होगा वो डूअर होगा या फिर सफरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, इस काम के लिए क्या है ना, अब आपको यह बताना है कि आपको डूअर चाहिए या सफरर। तो टीच एक काम है, हमारा जो काम था वो टीच करने का था, तो स्टूडेंट इस काम के लिए डूअर होगा या सफरर, यह बताओ, ठीक है। जो भी ऑनलाइन है वो बताओ कि टीच यानी पढ़ाना जो काम होता है उस काम के लिए स्टूडेंट क्या होगा, डूअर या सफरर। स्टूडेंट सफरर होगा, तो सफरर से अगर शुरू कर रहे हो वाक्य तो पैसिवस, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर सफरर से वाक्य शुरू कर रहे हो तो पैसिव में है, और अगर डूअर से शुरू कर रहे हो तो एक्टिव में है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना, इंटरेस्ट के बाद पेड लगा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट तो देगा नहीं, इंटरेस्ट तो दिया जाएगा। यानी पे करने का काम, कभी भी पे करने वाले काम के लिए इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है वह डूअर नहीं हो सकता, सफरर होगा। यानी इंटरेस्ट किसी को कुछ देगा नहीं, बल्कि इंटरेस्ट को दिया जाएगा। तो हमने गेस कर लिया कि वाक्य किस में होना चाहिए, पैसिव में, ठीक है। किसी दिन पढ़ा देंगे वॉइस। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आई होप आपको रफ आइडिया लग गया होगा। चलिए आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। बिफोर आपका प्रीपोजिशन हो गया, इट आपका प्रोनाउन हो गया, बिकम्स आपका वर्ब का 5वां रूप हो गया, और ड्यू आपका एडजेक्टिव हो गया। ड्यू जो है वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ईडीएम अपलोड हो चुका है। तुम लोग ऐसे जो झूठे झूठे आरोप लगाते हो ना, हमको बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। ईडीएम हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। मतलब हम क्या है कि जो 2-4 मिनट का ब्रेक मिला उसमें हमने क्या है कि भोजन ना करके पहला काम क्या किया है कि हमने अपलोड किया है फाइल को, और उसमें भी तुम आरोप लगा रहे हो कि तुमको नहीं मिला। जब आप जाइएगा यहाँ पे, कौन सा 2 नंबर का आज वीडियो था ना इडियम्स एंड फ्रेजेस का, हाँ वीडियो नंबर 2 था। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 वीडियो है, ये तो वीडियो नंबर 1 है। इसका वीडियो नंबर 2 में जाओगे, देखो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा आप, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पीडीएफ लिंक बिलो, आंसर पीडीएफ लिंक बिलो। और क्या चाहिए बताओ, तो इतना स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, क्लास शुरू करते हैं अभी की। चलिए देखा जाए। नहीं, ड्यू भी हो सकता है, बट क्या है ना कि अगर आप एडजेक्टिव का भी रूप यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट बिकम्स ड्यू, लिंकिंग वर्ब है, आप एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वाक्य के अंत में क्या है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि एडजेक्टिव को आप 2 फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एक होता है आपका एट्रीब्यूटिव फॉर्म जब वो नाउन के पहले आता है, और एक होता है प्रेडिकेटिव जब वो वाक्य के अंत में आता है, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्म में जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाउन भी बोलिएगा तो गलत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है, वर्ब के बाद क्या है उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मीनिंग देखिएगा ना तो दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। अगर आप मीनिंग देखिएगा ड्यू के एडजेक्टिव फॉर्म की या नाउन फॉर्म की, दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। और लिंकिंग वर्ब के साथ आप एडजेक्टिव या फिर नाउन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर दैट मच, क्योंकि वाक्य के अंत में है तो आप ऐसे भी डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद कोई और टर्म होता तो डिसाइड करने में क्या होती, आसानी होती। तो ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, एडवर्ब भी है बट यहाँ पे उसकी बात हो नहीं रही है, ठीक है। तो 2 नंबर की यहाँ पे मीनिंग देखिएगा। 3 नंबर, व्हेन अ सम ऑफ मनी इज़ ड्यू इट मस्ट बी पेड इमीडिएटली, मतलब वो पैसा जब उधार हो जाए, ड्यू हो जाए,
पेमेंट इज़ ड्यू ऑन 1 अक्टूबर, यानी पेमेंट ड्यू हो जाएगा 1 अक्टूबर को, तो ड्यू की ये वाली मीनिंग भी चलेगी। और ड्यू की नाउन वाली मीनिंग में जाइएगा, आई थिंक दैट्स ये वाला। अब यहाँ देखिए ज़्यादा सुटेबल कौन सा मीनिंग लग रहा है आपको? चार्जेस फॉर एग्जांपल टू बी अ मेंबर ऑफ अ क्लब, किसी क्लब के मेंबर को जो चार्ज देना पड़ता है। और एक चीज़, अ थिंग दैट शुड बी गिवन टू समबडी बाय राइट, एक ऐसी चीज़ जो उसका हक है उसको ड्यू कहते हैं। तो आप कुल मिला के देखिएगा तो यहाँ पे ड्यू का कौन सा मीनिंग ज़्यादा अच्छा जा रहा है? एडजेक्टिव वाला। व्हेन अ सम इज ऑफ मनी इज़ ड्यू इट मस्ट बी पेड इमीडिएटली, कि कोई भी पैसा जब ड्यू हो जाता है तो उसको टाइम पे तुरंत जमा करना होता है। तो आई होप एडजेक्टिव वाली मीनिंग के ज़्यादा सूट करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना कि एक मतलब लगभग सभी शब्दों की मीनिंग का जो होता है इंग्लिश में पढ़ने के कारण क्या होता है ना कि हम लोगों को बारीकियाँ भी पता चलती हैं कि जो एक्चुअल मीनिंग है उसकी क्या हो सकती है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग फिर ध्यान दे लेते हैं कि अच्छा यह मीनिंग ज़्यादा सूटेबल है तो ये यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव वाली मीनिंग यहाँ पे क्या है, ज़्यादा सूट कर रही है। ठीक है, रेशमा का शायद सवाल था तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आई होप सबके पास अब डिक्शनरी होगी। आप क्या है ना, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है एडवांस लर्नर डिक्शनरी, वो 463 रुपये का अराउंड आती है। आप उसको परचेज़ कर ले, जो कागज़ वाली आती है, इट्स रियली गुड। और उसके साथ क्या है ना आपको सीडी मिलती है जिसको आप क्या है लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ग्रामर पढ़ने के लिए डिक्शनरी बहुत अच्छी जगह होती है। आई रीड दीज आउट टू माई क्रिटिक एंड कॉन्फिडेंट 4 ईयर ओल्ड। चलिए, तो यहाँ पे रीड नहीं, इसको रेड पढ़ेंगे बच्चा। क्यों रेड पढ़ेंगे? देखिएगा, हम थोड़ी देर के लिए पढ़ते पढ़ते शांत हो गए थे क्योंकि हम एंड के बाद गए थे। तो एंड के बाद हमने देखा यहाँ वर्ब का दूसरा रूप है, तो इसका मतलब यह वाक्य क्या है, एंड के इधर का भी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो आई के साथ इसको रीड न पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको भी गुड इवनिंग विजय। चलिए आगे देखिएगा, तो ये समझ में आया ना कि यहाँ पे आई के साथ रीड भी हो सकता है, वर्ब का पहला रूप भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या है थोड़ा वेट करके देखा कि यहाँ भी टू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे में एंड के बाद शुक है भी टू, तो ये भी टू होगा। ठीक है, आई रेड दीज आउट, दीज यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि अगर वो एडजेक्टिव होता तो बाद में नाउन होना चाहिए था। आउट यहाँ पे एडवर्ब है, प्रीपोजिशन होता तो उसके बाद नाउन होना चाहिए। नाउन दिख नहीं रहा दूर दूर तक, तो यह एडवर्ब है, रीड आउट। ठीक है, चलो, प्रणाम मनोज तुमको भी। इसको मिटा देते हैं बच्चा, ये जो भी टू है, टू प्रीपोजिशन है आपका, किसको पढ़ के सुना रहा है, माई क्रिटिक, माई एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्रिटिक आपका नाउन हो गया, एंड कॉन्फिडेंट। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो एंड के बाईं तरफ में क्रिटिक नाउन है तो दाहिनी तरफ में कॉन्फिडेंट होगा जो भी नाउन है आपका। 4 ईयर ओल्ड गौतम, 4 ईयर ओल्ड एडजेक्टिव है बच्चा, गौतम यह नाउन है। सिद्धार्थ यंगर ब्रदर, और ब्रैकेट में समझा रहे हैं हम लोग कि कौन है ये गौतम, तो सिद्धार्थ का छोटा भाई, तो सिद्धार्थ आपका पहला नाउन है। दो नाउन को जोड़ने के लिए एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नाउन है हमारा ब्रदर, और इसके लिए जो एडजेक्टिव आ रहा है वो है आपका यंगर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एंड ही शुक हिज हेड सैडली, एंड आपका कंजंक्शन हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है यहाँ, शुक वर्ब का दूसरा रूप है, हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हेड आपका नाउन है, और हिज हेड दोनों क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मिल करके। सैडली आपका एडवर्ब है, एंड फिर एंड के इधर का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। रिस्पॉन्डेड वर्ब का दूसरा रूप है, विथ आपका प्रीपोजिशन है, कभी खुशी कभी गम यह नाउन है। ठीक है, एक लाइन है, लाइक मिस्टर डिक एंड डेविड कॉपरफील्ड, लाइक देखिएगा, लाइक भी क्या है, एक वर्सेटाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लाइक वर्ब की तरह यूज़ होता है, प्रीपोजिशन है आपका, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यह 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लाइक कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चा, 6। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, लाइक क्या है, 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, और इंटरजेक्शन नहीं है। उसके अलावा यह सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है लाइक। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो लाइक यूज़ हुआ है वो कैसे यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह। और इसके बाद जो नाउन होना चाहिए वो है मिस्टर डिक, जिस नाउन के लिए यह क्या है, प्रीपोजिशन आ रहा है। इन आपका प्रीपोजिशन है। डेविड कॉपरफील्ड में डी कैपिटल है, सी कैपिटल है, तो यह एक प्रॉपर नाउन है, नाउन ही है लेकिन, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछते चलना है। और थोड़ा स्प्रेड द वर्ड, थोड़ा क्या है पॉपुलर कीजिए। और जब भी सेशन ख़त्म हो तो सेशन ख़त्म होने के बाद प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स में ज़रूर डालो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। संभव कुमार, लाइक एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब क्यों नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, बात आती है। तो लाइक प्रीपोजिशन की मीनिंग होती है की तरह, सिमिलर टू समबडी या समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब है कि आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। दूसरा रेलेवेंस, कि इसको यहाँ पे क्यों लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, चलिए आपको समझा ही देते हैं बच्चा, ठीक है। एक तो मीनिंग आप लोग बाद में देख लीजिएगा। लाइक का मतलब होता है सिमिलर टू समथिंग, किसी की तरह। अगर यह एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव नहीं होता, लाइक माइंडेड पीपल बोलते हैं ना, लाइक माइंड या लाइक मैनर, तो एडजेक्टिव होता है। तो उसकी मीनिंग यहाँ जा नहीं रही थी, यहाँ पे सिमिलर टू बताया जा रहा है, जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ठीक है, सिमिलर टू मिस्टर डिक इन डेविड कॉपरफील्ड। मीनिंग देखो हमेशा समझा देते हैं एक चीज़ बच्चा, तुम लोगों को आज यह डाउट दूर कर देते हैं। आप में से कितने लोगों को मीनिंग पता है कि व्हाट इज़ मीनिंग, मतलब मीनिंग यह शब्द यूज़ करते हैं ना हम लोग यूज़ करते हैं यह शब्द मीनिंग, ठीक है। यह शब्द किसको किसको पता है कि मीनिंग का मतलब क्या होता है, रिप्लाई कीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कि मीनिंग का मीनिंग क्या होता है। चलिए बताइए मीनिंग का मतलब क्या होता है। जो लगता है वो रिप्लाई करो आप लोग। कि ये तो ट्रांसलेशन हो गया बच्चा, ये तो ट्रांसलेशन हो गया ना, किसको हिंदी में क्या कहते हैं मीनिंग को। यह तो आपने बताया कि मीनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया कि मीनिंग को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए देखिए मीनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर यह वर्ड है, मान लीजिए एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है जिसमें 4 शब्द हैं, XAYB, कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। गुड इवनिंग बादल। तो अगर आप नहीं, तो मीनिंग का मतलब बता देते हैं क्या होता है। मीनिंग का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं इस वाक्य को तो दोबारा लिखना, तो वाई की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, वाई की मीनिंग लिख सकते हैं। वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वाई की मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द मीनिंग ऑफ वाई इंस्टेड ऑफ वाई। तो मीनिंग का मतलब होता है कि वह उस शब्द को ग्रामेटिकली रिप्लेस कर सके, कंटेक्चुअली रिप्लेस कर सके, यानी ग्रामर के आधार पे भी उसको रिप्लेस कर सके और कंटेक्स्ट के आधार पे उसको क्या है, रिप्लेस कर सके, तभी हम कहेंगे यह उस शब्द की मीनिंग है। तो वाई की मीनिंग का मतलब है उस वाक्य में वाई को वो क्या कर सकता है, पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको आपको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कहने का। जैसे रिटर्न बैक हमने लिखा, यह सही है या गलत है बताइए। तो मीनिंग का मतलब आप लोग समझ गए कि मीनिंग का मतलब हुआ कि वह उस शब्द को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, यानी अगर उस शब्द की जगह अगर हम मीनिंग लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि रिटर्न बैक यह जो हमने लिखा है यह सही है या गलत है।
अब तो आप लोगों को पता है कि अब हम लोग हड़बड़ी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग का ये लास्ट सेशन रहता है दिन का। तो रिटर्न बैक सही है या गलत है, यह बताइए आप लोग। यह जो हमने वाक्य लिखा है रिटर्न बैक, यह सही है या गलत है? क्यों गलत है बताइए? चलिए, गलत है, बताइए क्यों गलत है। आधे से अधिक लोगों का कहना है कि यह गलत है। चलिए ठीक है, हमने माना कि यह गलत है, अब बताइए क्यों गलत है। सुपरफ्लोस का मतलब बताइए शहबाज हमको। सुपरफ्लोस का हमको मीनिंग बताइए क्या होता है। बादल, रीडिंग का रोज़ 7 बजे होता है। आप ये शिकायत मत करो, आप रोज़ नहीं आते हैं, इसका मतलब रीडिंग रोज़ 7 बजे होती है, आप किसी से पूछ लीजिए। सुपरफ्लोस का मतलब, रेशमा और शहबाज ये दो लोगों ने सुपरफ्लोस शब्द का प्रयोग किया, क्या मीनिंग होता है? अनिल ने भी कहा सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस का मतलब क्या होता है बताइए, हमने भी बहुत सुना ये शब्द, बताइए क्या होता है। चलिए, तो अब हम आपको समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इस वाक्य को दोबारा लिखें, लेकिन इस बार हम रिटर्न ना लिख करके रिटर्न की मीनिंग यूज़ करना चाहते हैं। हम क्या यूज़ करना चाहते हैं? रिटर्न की मीनिंग, क्योंकि मीनिंग का मतलब होता है ये क्या है, उसको पूरी तरह से क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है। तो डिक्शनरी में हम लोग देखते हैं इसकी मीनिंग। चलिए, अब हम आपके कमेंट्स देखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट क्या है, जा चुका है, बट मतलब इंटरनेट है, हमारे यहाँ बिजली जा चुकी है। सो हमारा जो एक्स्ट्रा पीसी है जिस पे हम आपके कमेंट्स देखते हैं, वो हमें शट डाउन करना पड़ रहा है। तो थोड़ा बस 10-15 सेकंड आप लोग लाइन पे रहिएगा। हम आईपैड या फिर कुछ अपना और ऑन कर लेते हैं जिसमें हम आपके कमेंट्स देख सकें, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आपके कमेंट्स क्योंकि देखना ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे हम आपको क्या है ना, रिटर्न शब्द की मीनिंग दिखाते हैं। चलिए, रिटर्न शब्द की हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। चलिए, तो रिटर्न की मीनिंग होती है, देखिएगा, टू कम और गो बैक। तो रिटर्न की मीनिंग क्या होती है? टू कम और गो बैक। तब आप सोच करके देखिए कि अगर हम रिटर्न बैक लिखते हैं तो हम लिख रहे हैं टू कम बैक बैक या गो बैक बैक, क्योंकि रिटर्न की मीनिंग है टू कम और गो बैक। यानी अगर हम यहाँ पे रिटर्न की जगह पे रिटर्न की मीनिंग लिखते हैं तो हम लिख रहे हैं रिटर्न की जगह पे गो बैक। तो एक दो बैक हो गया, इसका मतलब बैक नहीं होना चाहिए था। या फिर रिटर्न की मीनिंग होती है कम बैक, तो ये हो जाएगा कम बैक बैक, जो कि सही नहीं होगा। तो सुपरफ्लोस कहने का मतलब होता है कि उस शब्द की मीनिंग में यह शब्द शामिल है, ठीक है। उस शब्द की मीनिंग में यह शब्द क्या है, शामिल है। तो मीनिंग का मतलब आप समझ गए। मीनिंग का मतलब है कि उस शब्द की जगह उसकी मीनिंग को डालने पे भी वाक्य बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीपोजिशन वाली मीनिंग डालेंगे लाइक की, तो वाक्य बनेगा सिमिलर टू मिस्टर डिक इन डेविड कॉपरफील्ड। तो वाक्य क्या बनेगा, सिमिलर टू मिस्टर डिक इन डेविड कॉपरफील्ड, जो बिल्कुल सूटेबल लग रहा है। तो हमको पता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसकी प्रीपोजिशन वाली मीनिंग को जब हम यहाँ लिखते हैं तब वाक्य क्या होता है, ग्रामेटिकली सही बनता है, ठीक है। तो मीनिंग का अब अर्थ समझ में आएगा आप लोगों को। नहीं, मोर देन व्हाट इज़ नीडेड नहीं बच्चा, अब एकदम सिंपल समझिएगा। वो तो तरीका होता है मार्केट में सामान बेचने का। जैसे एनशलाडा एक मैक्सिकन फूड है, उसको हम लोग पराठा कहते हैं, ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं रोटी की, जिसके बीच में सब्ज़ी भरी हुई रहती है, उसी को हम लोग पराठा कहते हैं। तो वो टीचर बेचते हैं। आपको अब पता है ना कि सुपरफ्लोस का मतलब क्या है, कि अगर उस शब्द की मीनिंग हमने अंग्रेज़ी में देखी होती तो जो शब्द है वह एक्स्ट्रा हो जाता, वह शब्द एक बार क्या होता, ज़्यादा आता। जैसे डिस्कस के साथ अबाउट क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि डिस्कस की मीनिंग में अबाउट घुसा हुआ रहता है, यानी अबाउट इज़ पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ डिस्कस, ठीक है। इसलिए डिस्कस के साथ क्या है, अबाउट नहीं लगाते हैं। सुपरफ्लोस नहीं, आप सीधे समझ जाइएगा कि इसका मतलब इसकी मीनिंग में यह क्या है, शब्द शामिल है। देखिए, तो डिस्कस की मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, टू टॉक अबाउट समबडी
तो इसका मतलब किसी चीज़ के बारे में बात करना, तो ऑलरेडी इसकी मीनिंग में अबाउट लगा हुआ है। तो अगर हम डिस्कस अबाउट लिखते हैं और डिस्कस को उसकी मीनिंग से रिप्लेस करते हैं तो हम लिख रहे होंगे टू टॉक अबाउट समथिंग, यानी 2 बार अबाउट। तो आगे से आप लोग कोई पूछेगा आपको तो आप बोलिएगा, इंग्लिश में बस मीनिंग देखिएगा ना बच्चा, तो क्लियर हो जाएगा कि सुपरफ्लुअस का मतलब इसकी मीनिंग में ही यह शब्द क्या था, लिखा हुआ था, तो 2 बार क्यों मेंशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ाते सुपरफ्लुअस से सब, क्योंकि हम शुरू से ही आपको उस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्या है, रिडंडेंट हो जाती है, अरे इसको क्या पढ़ना, ये तो मीनिंग है। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस शब्द भी हम लोग आप ही के सामने यूज़ कर रहे हैं, हम तो करते भी नहीं हैं। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन वाली मीनिंग को ही यहाँ डालने पे है ना, यह वाक्य क्या है, सूटेबल ढंग से दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। वाक्य बिल्कुल ही क्या है, ऑकवर्ड हो जाता। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आगे अब इसको समझाते हैं। चलिए, तो डिक इन डेविड कॉपरफील्ड नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है बल्कि प्रॉपर नाउन है, क्योंकि डे कैपिटल है। ही यूजुअली, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। यूजुअली आपका एडवर्ब है। कम्स अप विथ फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये 3 टर्म का बना हुआ है, कम अप विथ समथिंग। सारा खेल रीडिंग का है बच्चा, सारा खेल रीडिंग का है, लेकिन अगर हम मतलब मार्केटिंग करना चाहें चीज़ों की तो हर चीज़ को क्या अलग अलग करना होता है। ठीक है, टीचर का काम है बर्डन को कम करना, जैसे कि गाय की इतनी इज्जत क्यों है, वाई डू वी रेस्पेक्ट काउ, क्योंकि आपके सामने भूसा पड़ा हुआ होगा, उस आपके सामने चारा पड़ा हुआ, उसको आप खाइएगा तो आपको क्या है ना, आपकी स्थिति ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस भूसे को क्या है, गाय खाती है और उसको क्या करती है, दूध में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और गोबर अलग कर देती है। तो टीचर का भी वही काम है गाय की तरह, कि वो ये जो मतलब बेस्वाद चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, उन सभी को पढ़े और उसमें से गोबर अलग करे और दूध अलग करके स्टूडेंट्स को दे कि हाँ बच्चा, यही तुम्हारे काम की चीज़ है। अदरवाइज़ बुक्स तो आपके पास भी अवेलेबल है, वो चारा तो आपके पास भी अवेलेबल है, लेकिन उसको जब आप खाते हैं तो आप गोबर करते हैं। टीचर का काम है कि उसको खा करके, उसको डाइजेस्ट करके, उसको क्या एक ऐसे सिंपल फॉर्मेट में वो चेंज कर दे कि सेम न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, लेकिन वो आपके लिए क्या, पचाने में आसानी हो। दैट्स वाई वी रिस्पेक्ट काउज। तो हर वो चीज़ जो आपको क्या है, मतलब टीचर की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो टीचर का काम होना चाहिए चीज़ों को कम कॉम्प्लिकेटेड करना। ठीक है, चलिए, इसका ध्यान रखिएगा। अरे आप लोग खुद आत्मनिर्भर हो जाइएगा कुछ दिन में, 1-2 बुक्स बता देंगे, रीडिंग का क्लास कर लीजिएगा, तो आपको अलग से टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब तो एक और शब्द उठा के किसी ने हमको अभी मारा है, डिफरेंट फिक्स। ठीक है, हम ये भी नहीं पढ़ाते हैं बच्चा, सफिक्स प्रीफिक्स इनफिक्स ये सब हम नहीं पढ़ाते हैं, इसके बगैर ज़िंदगी आपकी चल जाएगी। ठीक है, आपको ढेर सारे नंबर आएंगे। हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हम इस तरह की क्लासेस भी आपको ले रहे हैं वोकैब के अलग से। अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड, जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स इनफिक्स क्या क्या पढ़ाते हैं, रूट वर्ड्स पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम तो कल लेंगे इसकी क्लास, बट दैट्स नॉट दैट मच नीडेड, उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे विषय पढ़ने हैं बच्चा, तब जाके नौकरी होनी है। इंग्लिश पर उतना टाइम मत दीजिए। चलिए, तो विद आपका प्रीपोजिशन था, एन आपका आर्टिकल है, तो एक नाउन चाहिए, नाउन आपका रिस्पॉन्स है, और उसके लिए एडजेक्टिव है आपका अप्रोप्रिएट। ठीक है, कल वोकैब का क्लास है, वोकैब की क्लास में हम बताएंगे रूट वर्ड, ये सब बताएंगे, बट उसके बगैर भी आप क्या है ना, मैनेज कर सकते हैं इंग्लिश आसानी से। रीडिंग सबसे ज़रूरी है और पार्सिंग और सिंटेक्स एनालिसिस सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आप उसको करते रहिए रेगुलर, आपको क्या अपने आप ग्रामर का क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। हाँ, उस बच्चे को दिक्कत होगी जिसने कभी उतना नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज़ क्या है, अगर आपने हल्का फुल्का गलत सही जो भी ग्रामर पढ़ा है तो आपको आइडिया लग जाएगा। डेथ आपका सब्जेक्ट है, मूव्स आपका वर्ब का 5वां रूप है, अबाउट, अब देखिए क्या है, फिर वही बात है,
जब कोई भी शब्द एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तो आप कैसे पहचानते हैं? तो हमने एक दो दिन पहले अबाउट या अराउंड आया था तो उसको बोला था कि यह प्रीपोजिशन है, लेकिन आज हम बोलेंगे एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि आप देखिए उसके आसपास के जो टर्म्स अवेलेबल है वह किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, इधर वर्ब है और इधर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच में चाहिए जो या तो प्रीपोजिशन के लिए आए या फिर इस नाउन के लिए आए अथवा इस वर्ब के लिए आए, क्योंकि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो अपने बाईं तरफ के टर्म्स को प्रभावित करेगा या दाईं तरफ के। तो अगर आप यहाँ पे एक एडवर्ब ले लेते हैं, यानी आप अबाउट को अगर एडवर्ब बोलते हैं तो देखिए वर्ब के लिए भी आ सकता है, प्रीपोजिशन के लिए भी आ सकता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को भी। ऐसे हमको पता है इसकी मीनिंग क्या होती है, इसलिए भी हमने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, बट इवन यू कैन जज दैट। ठीक है, उतना टफ नहीं होता है, बस कंटिन्यूटी रखिए बच्चा। और हम तो कहेंगे कि जो बच्चे नए हैं, जो हमसे मतलब पिछले हफ्ते रोज़ से 10 रोज़ से कुछ आज जुड़े हैं, यह सेशन नंबर शायद रुक जाइए एक सेकंड, हमें ये लगता है 31 है ना, 31 नंबर का सेशन है। आप पीछे के 30 सेशन देख लीजिए। आपका क्या है ना कॉन्सेप्ट, आपने जो पीछे जो मेहनत की है, खुद से जो मेहनत की है, वह और निखर के सामने आएगी और आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो विदाउट आपका यहाँ पे हमने क्या है, विदाउट के पहले तक बता दिया था, रैंडम तक। और कोई भी जो सजेशन हो ना या फीडबैक हो, वो बाद में क्या है आप कमेंट्स में देना है। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा हमें भी, क्योंकि कोई भी क्लास कंटिन्यूड हम तभी रख पाएंगे जब क्या है मतलब उतने बच्चे हों। ठीक है, मतलब हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल डू योर ओन, अपनी तरफ से जो हो सकता है आप कीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। विदाउट यहाँ पे आप देखिएगा, विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन भी है, विदाउट आपका एडवर्ब भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको एडवर्ब कहें या प्रीपोजिशन कहें, ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे विदाउट होगा प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब? एक गेस करके बताइए कि विदाउट के यहाँ एडवर्ब हम लिखें या प्रीपोजिशन लिखेंगे और क्यों लिखाएंगे? विदाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करें हम लोग या फिर हम लोग यूज़ करें एडवर्ब के रूप में? गेस कीजिए और बताइए। तो विदाउट को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। कैसे यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन के रूप में। और क्यों यूज़ करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप विदाउट प्रीपोजिशन की मीनिंग अगर आप देखिएगा तो लिखा रहेगा विदाउट डूइंग समथिंग। विदाउट प्रीपोजिशन की मीनिंग क्या लिखी रहेगी बच्चा? विदाउट डूइंग समथिंग। तो जब यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन की मीनिंग विदाउट डूइंग समथिंग, नहीं डिस्क्रिमिनेटिंग है, विदाउट के बाद तो डिस्क्रिमिनेटिंग है जो वर्ब का चौथा रूप है। यहाँ पे विदाउट प्रीपोजिशन होगा बच्चा, एडवर्ब नहीं होगा, प्रीपोजिशन होगा। हम बताते हैं क्यों होगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा क्या है ना कि डिक्शनरी रेफरेंस बहुत है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। मतलब हमने क्या है कभी बुक्स नहीं पढ़ी उतनी ज़्यादा ग्रामर की, और कभी क्या टीचर पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया है। जब भी डाउट होता था तो हम उस शब्द को डिक्शनरी में देखते थे, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आप प्रीपोजिशन की मीनिंग देखेंगे ना, तो प्रीपोजिशन की एक मीनिंग होती है विदाउट डूइंग समथिंग, यानी विदाउट होगा, विदाउट के बाद वर्ब का चौथा रूप होगा जो डूइंग का काम करेगा, और समथिंग होगा, समथिंग यानी ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए विदाउट प्रीपोजिशन की मीनिंग। लाइट आ गई है तो हमने क्या है, हम रिमोटली इस कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा आसानी रहती है क्योंकि टच बेस्ड है, तो अभी उतना हमारा हाथ नहीं बैठा है। तो आप देखिए विदाउट प्रीपोजिशन, विदाउट एडवर्ब का एक ही दो यूज़ होता है बच्चा, कि किसी चीज़ के बिना। ठीक है, आई कैन डू विदाउट, हम इसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए है ना डूइंग समथिंग। विदाउट की चौथी मीनिंग क्या है? विदाउट डूइंग समथिंग, यानी ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। तो इसका मतलब विदाउट प्रीपोजिशन की मीनिंग होती है विदाउट डूइंग समथिंग भी, एक मीनिंग उसकी ये भी है, यानी विदाउट होगा, विदाउट के बाद डूइंग होगा, उसके बाद समथिंग होगा। तो यहाँ देखिए डूइंग यानी वर्ब का चौथा रूप है, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ब का चौथा रूप।
तभी आप लोग कई बार बोलते हैं सर आपने बिना ऑक्सिलरी के बिफोर क्यों यूज़ कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि इस पार्ट ऑफ स्पीच के बाद वर्ब का चौथा रूप आता है या वर्ब का दूसरा रूप या तीसरा जो भी आता है हमें पता होता है। तो आपको जहाँ डाउट हो एक बार सिर्फ डिक्शनरी देखिए, याद नहीं करना, सिर्फ देखना है। आप देखिए, आप महीने भर में आपको क्या फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, जो बिटवीन के साथ एंड हम लोग फिर यूज़ करते हैं कंजंक्शन के तौर पे दो के बीच में फ़र्क बताने के लिए। तो पहला नाउन है द इनोसेंट और दूसरा है द ईविल। तो अब इनोसेंट एडजेक्टिव है, ईविल भी एडजेक्टिव है। कल की रीडिंग की क्लास में बताए थे कि अगर आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगाते हैं तो उसकी मीनिंग होती है नाउन। ठीक है, द इनोसेंट एंड द ईविल। समझ में आ गया हो तो एक बार बताना सबको। हमारी क्लास का एकमात्र पर्पस है आपको आत्मनिर्भर बना देना कि बिना टीचर के भी आपका काम चले। हमारी क्लास एंड होने के बाद भी आप खुद से पढ़ने में सक्षम हो कि हाँ अब हमको पता चल गया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए ना, जो कोच रहे होंगे सचिन तेंदुलकर के, उनके लिए थोड़े बैटिंग करते होंगे हर मैच में, ये उन्होंने बता दिया हाउ टू बैट और वो बैटिंग करते हैं। द पुअर भी आपका नाउन है और द रिच भी आपका नाउन है। द के साथ जब भी आप एडजेक्टिव यूज़ करते हो नाउन हो जाता है और एंड आपका यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस, द आपका आर्टिकल हो गया, ओनली आपका एडजेक्टिव हो गया और डिफरेंस आपका क्या है, नाउन हो गया। थोड़ी दिक्कत होगी उन बच्चों को जो दूसरे टीचर से काफ़ी पढ़े हुए हैं, उनको क्या होगा ना, उनको कंट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, मतलब उनको काफ़ी कंट्राडिक्ट करेगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आप सुनते होंगे, काउजेटिव वर्ब, ये वो। ठीक है, बट चीज़ें धीरे धीरे अगर आप किसी भी एक चीज़ को रेगुलर कीजिएगा ना तो आपको आसान लगने लगेंगे। सो गिव मी सम टाइम, हमारे साथ थोड़ा समय बिताइए। डिफरेंस यहाँ पे इज़ है, इज़ यहाँ पे बी वर्ब है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस, डिफरेंस के लिए इज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये बी वर्ब यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो आगे में V3 या V4 यूज़ हुआ होता, लेकिन है नहीं। दैट आपका कंजंक्शन है। द पुअर फिर नाउन हो गया, यूजुअली एडवर्ब हो गया। हैंडल आपका वर्ब का पहला रूप हो गया, क्योंकि द पुअर का मतलब होता है सभी गरीब। द पुअर का मतलब होता है सभी गरीब, तो ऑब्वियस ही बात है पुअर प्लूरल हो गया। ठीक है, इसलिए वर्ब का पहला रूप आपने यूज़ किया। इट प्रोनाउन हो गया और बेटर आपका एडवर्ब हो गया। हैंडल वर्ब के लिए आ रहा है कि ये थोड़ा बेटर हैंडल करता है, ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको हैंडल करता है, तो हैंडल के लिए वहाँ पे वो बेटर क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग का था पार्सिंग वाला पोर्शन। अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब आपका मन भर जाए इस बुक से तो बोलिएगा, तो बुक को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इस पूरी बुक की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको डाउनलोड कर लेना तुम लोग। और कल कुछ एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, कुछ या तो PQRS शुरू करेंगे। कल संडे है, भले अभी क्या है लॉकडाउन में संडे मंडे अपनी महत्व क्या है, महत्ता खो चुका है। इसके बाद V1 कहाँ है बच्चा, इसको हमने बोला ना मेन वर्ब है। डिफरेंस के लिए इज़ आ रहा है, द ओनली डिफरेंस इज, एकमात्र अंतर यह है कि, अंतर के लिए है आ रहा है बी, तो बी को जब मेन वर्ब की तरह आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ आता है एडजेक्टिव या फिर नाउन, और यहाँ पे इसके लिए जो नाउन आ रहा है वो है डिफरेंस। एकमात्र अंतर यह है कि, तो अंतर के लिए यानी डिफरेंस के लिए है आ रहा है। ठीक है, और यह वाक्य क्या है, दैट आपका कंजंक्शन हो गया, ये अलग वाक्य है, अब इज़ का असर खत्म हो गया, और द पुअर आपका सब्जेक्ट हो गया, यूजुअली आपका एडवर्ब हो गया, हैंडल ठीक है वर्ब का पहला रूप हो गया, इट बेटर, तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, इसके बाद V1 नहीं है, इसके साथ वाक्य खत्म हो गया, दैट के बाद कंजंक्शन है। अब दूसरा क्लाउज, दूसरा टुकड़ा शुरू हो गया। ठीक है, लिटरेचर में कई बार चीज़ें क्या है ना कि स्ट्रक्चर चेंज करके लिखा रहता, आगे पीछे लिखा रहता, बट आपको सारे एलिमेंट्स क्या हैं दिख जाएंगे। ठीक है, संभव। ठीक है, कल संडे है, कल एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, वोकैब का भी सेशन होगा और कुछ नया शुरू करेंगे, इसलिए कल का वेट करना। रीडिंग के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, हर दिन शाम में 7 बजे, और मंडे से लेकर के सैटरडे तक एडिटोरियल जब तक कि आपका लॉकडाउन नहीं खत्म होता, सुबह के 9 बजे, 10 बजे क्लोज टेस्ट, ये 3 क्लासेस मिनिमम है, और 6 बजे
वोकैब का इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये आज हम पब्लिश कर देंगे इसको शेड्यूल को, ताकि दिक्कत ना हो। अब इसको पढ़ा दें। चलिए, अब है कि चिंता की परिभाषा टीचर के लिए क्या, मतलब हमारे राइटर के लिए क्या है। द इंटरेस्ट पेड ऑन ट्रबल बिफोर इट कम्स ड्यू। तो चिंता वह ब्याज है जो हम किसी भी मुसीबत के लिए पहले ही चुका देते हैं। ठीक है, यानी मुसीबत आने से पहले ही चिंता करनी शुरू कर देते हैं। तो क्या है, मुसीबत आने से पहले हम क्या है, चिंता के रूप में मुसीबत का क्या है, ब्याज चुकाते हैं। ठीक है, तो चिंता क्या है, ब्याज है जो मुसीबत आने से पहले हम लोग चुकाते हैं। आगे है, आई रेड दीज आउट टू माई क्रिटिक एंड कॉन्फिडेंट 4-year-old गौतम। और ये सारे जो हमने लिखे थे ना, ये सारे जो एपिग्राम्स हमने बनाए थे, जो राइटर ने बनाए थे, वह क्या है, हम सुना रहे थे। किनको सुना रहे थे, अपने क्रिटिक और कॉन्फिडेंट। तो देखिएगा, क्रिटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या है, आपके काम की क्या करता है, मतलब आलोचना का मतलब नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ध्यान दीजिएगा। वो क्या करता है, आपके काम की समीक्षा करता है कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, और कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट मतलब जिसके साथ आप क्या है, हर सीक्रेट शेयर करते हैं। तो मेरा एक 4 साल का गौतम नाम का बच्चा है जो क्या है, क्रिटिक भी है, कॉन्फिडेंट भी है। उसको हमने ये सारी बातें पढ़ करके सुनाई। और गौतम कौन है, सिद्धार्थ का छोटा भाई है। एंड ही शुक हिज हेड सैडली। उसने क्या है, उदासी के साथ अपना सर हिलाया। एंड रिस्पॉन्डेड, और बोला, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, लाइक मिस्टर डिक इन डेविड कॉपरफील्ड। तो जैसे कि एक किताब है चार्ल्स डिकेंस की, उसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें कैरेक्टर है मिस्टर डिक। उनकी तरह, ठीक उन्हीं की तरह, ही यूजुअली कम्स अप विद एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। वह क्या है, कभी कभी किसी सवाल का क्या है, एकदम एप्रोप्रिएट, किसी भी सिचुएशन का एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है, एकदम सटीक जवाब देता है। तो उसने बोला, कभी खुशी कभी गम, यानी कुछ अच्छे थे लाइनें आपकी और कुछ लाइनें आपकी क्या थी, बुरी थी। चलिए आगे है, डेथ मूव्स अबाउट एट रैंडम। मौत क्या है, रैंडम घूमती है, मतलब रैंडम मतलब किसी को भी आ सकती है। विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द इनोसेंट एंड द इविल। वह कोई फ़र्क नहीं करती है, चाहे इनोसेंट हो, चाहे कोई बेकसूर हो, चाहे कोई दुष्ट हो। द पुअर एंड द रिच, चाहे कोई कितना भी धनी हो, चाहे कोई कितना भी निर्धन हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट द पुअर यूजुअली हैंडल इट बेटर। एकमात्र अंतर यह है कि मृत्यु को जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन होते हैं, वो बेहतर ढंग से हैंडल करते हैं। ठीक है, वो कैसे हैंडल करते हैं, बेहतर ढंग से, यार ये तो होना ही था। ठीक है, वो बहुत आसानी से इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, यही लाइन थी इतनी, इसको रहने देते हैं। कल का यह जो रहेगा पूरा पैराग्राफ हमारा रहेगा आई से लेकर के, लेट्स चेंज द कलर सो दैट आपको थोड़ा ध्यान चला जाए, आई हर्ड से लेकर के हिज टाइटली स्ट्रेस्ड स्किन तक। ठीक है, ये कल का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर वाला अपना। नॉर्मली थोड़ा बहुत ग्रामर का रेफरेंस जब भी आप पूछते हैं तो हम बता देते हैं, सो फील फ्री, जहाँ तक हमसे संभव हो सकेगा हम बताएंगे। चलिए आज का अखबार देख लेते हैं। आज 18 तारीख है ना, 18। निकी आपके पास ऑक्सफोर्ड नहीं है। निकी आप ये बात बताइए हमें पहले कि आप हमारा वीडियो किस चीज़ पे देखती हैं, लैपटॉप पे या फिर सेल फ़ोन पे। उस हिसाब से समाधान दिया जाएगा, तब तक हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपकी आज की हेडलाइन है। हमेशा न्यूज़पेपर की जो हम लोग पार्सिंग करते हैं, वो द हिंदू जो उस दिन का होता है उसके फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ हेडलाइन होती है। देखिए आप अपना रिप्लाई कर दो बच्चा, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे डिक्शनरी आपको मिल सकती है। चलिए सबको आ जाएगा, मतलब क्या पता आज भी तो बहुत सारे लोगों ने अपना रिस्पांस दिया था, कि जितने लोगों ने किया था पार्सिंग। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। पोस्ट आपका एक प्रीफिक्स है बच्चा, ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है बाद में, आफ्टर। ठीक है, तो पोस्ट किसी ने बोला था फिक्सेस पढ़ाने के लिए, तो यह बता देते हैं पोस्ट आपका एक क्या है, प्रीफिक्स है, जिसकी मीनिंग होती है आफ्टर। इसका प्रयोग आप किसके साथ कर सकते हो, नाउन के साथ कर सकते हो, वर्ब के साथ कर सकते हो और एडजेक्टिव के साथ कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों के साथ कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, मिटा देते हैं इसको। तो लॉकडाउन यहाँ पे नाउन हो गया, तो यहाँ पे जो पोस्ट है
उसको आफ्टर पढ़ेंगे, आफ्टर लॉकडाउन, यह पूरा एक शब्द है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन ही कहेंगे यहाँ पे, लॉकडाउन के बाद। सर सोच रहे हैं थोड़ा और रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगा तो ग्रामर पढ़ा देते 5:30 बजे बैच का। सेल फ़ोन पर यूज़ करते हो निकी, तो आप क्या है ना, टेलीग्राम का इसमें लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का, उसको क्या करोगे, फॉलो कर लोगे आप, ठीक है। और उस पे जाओगे तो OALD ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी OALD.AP करके फ़ाइल होगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। शुभम और प्रिंस, आप लोग ऐसा करो ना कि जो आप लोग का कोचिंग वाला जो चैनल है, ग्रुप है, उसमें हम 75 बार बोल चुके हैं, बट कोई बच्चा आता नहीं है सामने। आपको जो लास्ट पेज हमने पढ़ाया था उस पेज की फ़ोटो खींच के भेज दो, हम शेड्यूल डाल देंगे और वहीं से पढ़ाना शुरू कर देंगे। बैच की टाइमिंग एंड द लास्ट पेज दैट वाज टाउट आप डाल दीजिए, हम ग्रामर कल से क्या है अलग से पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, बैच का शेड्यूल डाल करके। बट हम ये कई बार मांग चुके हैं, हमें क्या पता कि किस बैच में क्या चल रहा था। चलिए आगे देखा जाए। इंडियाज़ इन्फेक्शन में ये 2 नाउन है बच्चा, इंडिया आपका पहला नाउन है, यह दूसरा नाउन है, दोनों का आप एपोस्ट्रोफे एस से जोड़ रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ भी यहाँ पे नाउन है, ग्रोथ रेट कंपाउंड नाउन की तरह यूज़ हुआ, 2 शब्दों से मिलके बना नाउन है, और यह पूरा आपका सब्जेक्ट है। इंडियाज़ इन्फेक्शन ग्रोथ रेट ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है हैज़, और इसके साथ V3 फ्रेजल वर्ब है, स्लो डाउन, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, और ये वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है। पेज का फ़ोटो खींच देना ना, कौन सा पेज चल रहा था, ठीक है, हम बता देंगे, पेज नंबर खाली मेंशन कर देना। जब हम स्ट्रिक्टली शेड्यूल डाल देंगे तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर बैच का बच्चा जो जो यहाँ पे ऑनलाइन हो वह डाल दोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर मी, और उसके बाद हम ज़बरदस्ती ही पढ़ा लेंगे, बट एक ही शर्त पे पढ़ाएंगे कि फिर जब क्लासेस ऑफलाइन शुरू होंगी तो इट वोंट बी रिपीटेड। आगे देखा जाए, पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद इंडियाज़ इन्फेक्शन ग्रोथ रेट है स्लो डाउन, भारत में जो इन्फेक्शन का जो ग्रोथ रेट था, उसके बढ़ने का जो दर थी, है स्लो डाउन, वो क्या हो गई है, धीमी हो गई है। तो सब कोई अपना कर लोगे, जो जिस बैच का है वह कर सकता है यह। चलिए आगे देखा जाए। अर्लियर, अर्लियर यहाँ पे हमने यूज़ किया है, अर्ली का ही ये क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है। एडजेक्टिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप इसको क्या है, अर्लियर कह सकते हैं एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी इससे पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम, बस ठीक है। केसेस आपका नाउन है, प्लूरल नाउन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब प्लूरल है इसलिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब वर यूज़ किया है, और इसके साथ मेन वर्ब आया, वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। नो सर रहने दीजिए, एक रिप्लाई आ गया ना इतनी जल्दी, एक बार में ही रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। चलिए, एवरी है आपका एडजेक्टिव है, 3 आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, और डेज आपका क्या है, नाउन है। डिक्शनरी में जब देखिएगा ना तो एवरी को लिखा रहेगा डिटरमाइनर, बट हम लोगों ने एडजेक्टिव के कैटेगरी में पढ़ा, उसको यही मार्क करके चलेगा। आगे है नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम फिर है। इट इज़, इट सब्जेक्ट हो गया आपका, 3rd पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। इज़ आपका यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, बी वर्ब का रूप है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अगर यह ऑक्सिलरी वर्ब होता तो बाद में V3 या V4 आता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो किसी मेन वर्ब की मदद करेगा ना, तो वह मेन वर्ब आता, लेकिन नहीं आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। डेज आपका नाउन है, 6.2 आपका नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है यहाँ पे। सेज सेंटर, सेंटर आपका सब्जेक्ट हो गया, और सेज वर्ब का 5वां रूप। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि न्यूज़ हेडलाइन में बाद में अंत में लिखा रहता कि किसने यह बात कही, और अगर यह नॉर्मल वाक्य होता तो ऐसे लिखा रहता, मिटा दे रहे हैं। नॉर्मल अगर सेंटेंस हम लोग लिखते तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते, सेंटर सेज, सेंटर सेज, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पे हो जाता इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ठीक है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। चलिए तब इसको समझा देते हैं।
ठीक है, तो क्लास में ही पढ़ाएंगे। तो सेंटर का यानी केंद्र सरकार का कहना अर्लियर पहले केसेस वर डबलिंग एवरी 3 डेज, हर 3 दिन पे केसेस क्या है डबल हो जा रहे थे। नाउ इट इज 6.2 डेज, अब यह क्या है 6.2 डेज हो गया, यानी अब 6.2 दिन में क्या है रोगियों की संख्या डबल हो रही है, यानी लगभग क्या है हाफ हो गया है ग्रोथ रेट, तभी ना 3 दिन की जगह अब 6.2 दिन लग रहे हैं। आगे देखा जाए, पहला पैराग्राफ छोटा है, छोटा है या बड़ा हो, जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये पूरा आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, नाउन है यहाँ पे, सब्जेक्ट का काम कर रहा है बच्चा। एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन है, और फ्राइडे आपका क्या है डे है, नाउन का काम कर रहा है। सेड वर्ब का दूसरा रूप है। द डबलिंग रेट, तो द आपका आर्टिकल हो गया, डबलिंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और रेट आपका क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। दो नाउन को जोड़ने के लिए आपने ऑफ का प्रयोग किया है। दूसरा नाउन है आपका कोविड-19 केसेस, और इसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आगे देखा जाए, वाज बी वर्ब का रूप है, ठीक है, यह मेन वर्ब है यहाँ पे बच्चा, ठीक है। नाउ एडवर्ब है, डाउन एडजेक्टिव है, ठीक है। सॉरी, गलती से हमारे मुंह से क्या है यहाँ पे, अच्छा मेन वर्ब भी लिखे ना, ठीक है। डाउन हो गया, वाज नाउ डाउन, डाउन एडजेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब प्रीपोजिशन वर्ब एडजेक्टिव नाउन सब होता है, बट यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। कम के सेंस में। चलिए आगे देखिएगा, टू प्रीपोजिशन है, 6.2 डेज, 6.2 आपका नंबर हो गया, डेज आपका नाउन हो गया, मोर देन वन है प्लूरल। कंपेयर्ड वर्ब का दूसरा रूप, टू ये एक साथ ही आता है, प्रीपोजिशन इस वर्ब के लिए आ रहा है कंपेयर टू। 3 बिफोर, ठीक है, 3 यहाँ पे नंबर है। एडजेक्टिव और नंबर में देखिए फ़र्क क्या होता है, जैसे 3 डेज है तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, सिर्फ 3 है तो यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। बिफोर है तो पहले जो यह संख्या थी ना वह 3 थी, अब घट के क्या हो गई है 6.2 हो गई है, मतलब 6.2 दिन के हिसाब से अधिक है। लेकिन अगर आप देखा जाए कि पहले 3 दिन में रोगी दुगने होते थे और अब 6 दिन में दुगने होते हैं, तो ये उससे क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। तो बिफोर आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पे। द नेशन वाइड लॉकडाउन, यह प्रीपोजिशन आ रहा है आपका लॉकडाउन नाउन के लिए, और इस लॉकडाउन नाउन के लिए एडजेक्टिव आ रहा है नेशन वाइड, और आर्टिकल आ रहा है द, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यह लॉकडाउन के लिए आ रहा है, और दैट के बाद का क्लाउज इस लॉकडाउन को डिफाइन करेगा। दैट बिगेन जो कि शुरू हुआ वर्ब का दूसरा रूप, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, डे या डेट के लिए आता है, मार्च 25 आपका क्या है डेट है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और समझा देते हैं, जो मीनिंग है खत्म हो जाएगा बस। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा शुक्रवार को कि जो डबलिंग रेट है यानी दोगुना होने की जो दर है पॉजिटिव कोविड-19 केसेस की, यानी ऐसे लोगों की जिनके अंदर कोविड-19 पाया जा रहा है यानी उनके अंदर है यानी वो पॉजिटिव है, वाज नाउ डाउन टू 6.2 डेज, अब वो 6.2 दिन हो गया घट के पहले की तुलना में, और पहले कितना था 3, और 3 दिन कब था, यानी केसेस को डबल होने में पहले 3 दिन लगते थे, और ऐसा तब होता था जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, बिफोर द लॉकडाउन।
और कौन सा लॉकडाउन? वह लॉकडाउन जो 25 मार्च को शुरू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ, उससे पहले 3 दिन में रोगियों की संख्या डबल होती थी। अब रोगियों की संख्या 6.2 दिनों में डबल होती है। ठीक है, और वीडियो एंड हो जाए तो आपको जो भी फीडबैक देना हो वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप फर्दर क्या है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।